अब योग के महत्व को तो पूरी दुनिया समझने लगी है, इसीलिए आज 200 से ज़्यादा देशों में, 200 से ज़्यादा कंट्रियों में योग का प्रचार प्रसार है। वहाँ के लोग नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं और योग के माध्यम से बीमारियों से मुक्ति तो मिलती है, शारीरिक क्षमता में वृद्धि भी हम कर सकते हैं, शारीरिक सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा सकते हैं। योग के माध्यम से हम शारीरिक अंगों की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए कई देशों के जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं। योग के माध्यम से हम अपनी स्मरण की क्षमता, अपनी एकाग्रता में वृद्धि करते हैं, अच्छे विचार मन में ला सकते हैं, समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम शोध के क्षेत्र में हैं, हम रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो हम योग के माध्यम से नियमित योग का अभ्यास करके अपने उस स्किल को आगे सही सहजता से और शीघ्रता से संपन्न भी कर सकते हैं। कि योग के माध्यम से हम न केवल अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। निरोग रहना तो योग के माध्यम से सहज संभव है, लेकिन योग के माध्यम से, योग क्रियाओं के माध्यम से हम अंतस की शक्तियों का जागरण भी कर सकते हैं। अंतस की शक्तियों से कई तरह के काम भी ले सकते हैं। ये बहुत अद्भुत प्रश्न है, इसीलिए योग को एक रहस्यमय विज्ञान कहा गया है। इसके रहस्य अद्भुत हैं, एक से एक अद्भुत रहे हैं। इसीलिए भारत में पिछले 150-200 सालों से विदेशी जो लोग रुचि रखते थे, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में रखते हों, चाहे रहस्य के क्षेत्र में रखते हों, उनके भारत के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। भारत में बहुत सारे विदेशी आते रहे, भारत में घूमते थे, हिमालय में घूमते थे, और हिमालय की सीमाएं तब विस्तृत थीं। आज हिमालय की सीमाएं तो संकुचित हो गई हैं, कुछ देशों के नियंत्रण में आ गई, इसलिए सहजता से घूमना मुश्किल है। अन्यथा 1965 से पहले तो सहजता से पूरे हिमालय में घूमना, विचरण करना, लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना सहज होता था। तो भारत के बहुत लोग तिब्बत जाते थे। भारत के लोगों के साथ कई पश्चिमी देशों के लोग भी हिमालय के दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच पाते थे। इसलिए जो हिमालय क्षेत्र में योग साधना करते हैं, चाहे वो भारतीय योगी हों, चाहे तिब्बत के लामा हों या नेपाल के साधक हों, तो उनसे सहज संपर्क स्थापित होता था, क्योंकि वो योग की साधना करते थे। आज भी हिमालय में रहस्यमय योग की कमी नहीं है। रहस्यमय योगी ही नहीं, अद्भुत शक्तियों से संपन्न योगियों की कोई कमी नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में एक हठ योगी का आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बात थोड़ी पुरानी है, 1990 के आसपास की है। 1980 के आसपास एक हठ योगी उत्तरकाशी में रहते थे। उन्होंने 31 साल तक अपने एक बाएं हाथ को अपने सिर के ऊपर रखने का संकल्प लिया था। 31 साल तो इसलिए कह रहा हूँ कि 31 साल के बाद उन्होंने उस संकल्प को वापस ले लिया, लेकिन संकल्प लिया, निरंतर वो अपने एक हाथ को ऊपर उठाते थे। उस ऐसी स्थिति में उनका खाना पीना होता था, साधना होती थी, सोने का कार्य भी इसी रूप में होता था, नहाते भी वो इस हाथ को ऊपर रख के। आप सोच सकते हैं, यदि आप अपने एक अंग को ऐसी अवस्था में किसी शरीर की विपरीत स्थिति में रखते हैं तो निश्चित रूप से उस पर असर होता है। तो इस हाथ को ऊपर रखने से धीरे धीरे ये हाथ उनका निष्क्रिय होता चला गया, सूखता चला गया, लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया, नाखून बेकार हो गए, उंगलियां बेकार हो गई और वो अंग फिर गतिहीन हो गया। कई तरह की इस पर रिसर्च होती थी। उसी दरमियान एक अमेरिकन ग्रुप, जिसमें कुछ रिसर्च स्कॉलर जब कनाडा के थे, कुछ ब्रिटिश थे, भारत भ्रमण पर आए थे, क्योंकि ऐसे रहस्यमय योगियों को विदेशी सहजता से ढूंढ लेते हैं। बात बात में पता चला तो उन्होंने उसका अध्ययन किया। अध्ययन के लिए वो अगली यात्रा में अपने साथ कई तरह के उपकरण लेके आए। भारत में तब अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं थी, एक्सरे मशीन भी कहीं कुछ स्थानों तक सीमित थी, लेकिन वो अपने विशेष यंत्र अमेरिका से लेके आए। उन्होंने स्टडी किया। अपने अध्ययन के बाद उन्होंने ये लिख के दिया कि अब ये अंग सामान्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें रक्त संचार अवरुद्ध हो गया है, नाड़ियाँ निष्क्रिय हो गई हैं, मांस सूख चुका है। तो अब जो हड्डियों के जो संधियाँ हैं वो निष्क्रिय हो गई, ठोस हो गई। अब इस अंग में किसी तरह का पुनर्जीवन का संचार संभव नहीं है।
ये उनका लिखा था। इस बारे में उन्होंने अपने देशों में लौट के कई तरह के विस्तृत लेख लिखे, रुचि रही। लेकिन अनायास उसके 3 साल के बाद भारत में एक घटना घट गई। भारत की प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद पूरे देश से जो विदेशी थे उनको ढूंढ ढूंढ के बाहर भेजा जाने लगा। ऐसी स्थिति में इन योगी के साथ कुछ स्विट्जरलैंड के साधक रहते थे, तो उनको भी ज़बरदस्ती उत्तरकाशी से विदेश भेजने की व्यवस्था की गई। उसी दरमियान उन योगी के मन में कुछ ऐसी हुई कि अब उनकी वो हठ योग साधना संपूर्ण हो गई। अब उस हाथ को समान अवस्था में लाना है, ऐसा वो पहले कह चुके थे। कई लोगों से उन्होंने कहा कि जब मैं इच्छा करूंगा अपनी शंकर शक्ति को मैं ये बता दूंगा कि सब इस हाथ को सामान्य करना है, नीचे लेके आना है। उसके थोड़े दिन के बाद मेरा जो अंग है, ये मेरा जो हाथ है, समान रूप से कार्य करने लगेगा। तब किसी इस बात पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि पश्चिम के लोग तो प्रयोग चाहते हैं। उन्हें प्रमाण नहीं चाहिए, उनको प्रयोग चाहिए। उन्हें अनुभव नहीं चाहिए, किसी की अनुभूति का, किसी के भरोसे का, विश्वास का कोई महत्व उनके लिए नहीं है। हमारे यहाँ तो अनुभव बहुत आवश्यक है। अनुभव से हम सीखते रहे। हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने जिस अनुभव को किया, निष्कर्ष निकाला, हमें बताया, हमने उसको आत्मसात कर लिया, चाहे वो आयुर्वेद के रूप में हो, चाहे योग के रूप में हो। लेकिन आज का वैज्ञानिक प्रयोग का वैज्ञानिक है। वो कुछ लोगों को प्रयोग करता है, उसे परिणाम यदि उसमें से कुछ अपने अनुकूल मिलते हैं तो प्रयोग को सिद्ध साबित कर लेता है, प्रमाणित कर देता है। उनके लिए अनुभूति नहीं कि आगे प्रयोग का क्या होगा, आगे प्रयोग बदल लेगा। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने सोचा, विदेशियों ने सोचा कि इनके अंग का सामान होना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। वो शरीर शास्त्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन जैसे ही उस योगी ने ये संकल्प किया कि मुझे अपना इस अंग को समान अवस्था में लाना है, आप आश्चर्यचकित होंगे कि 1 महीने के बाद वो उनका हाथ समान व्यवहार करने लगा। और 3 महीने के अंदर उस अंग में रक्त संचार, उसकी जो पेशी संरचना थी, उसकी जो स्नायु तंत्र थे, वो सामान्य व्यवहार में आ गए। और 3 महीने के बाद तो पहचानना मुश्किल हो गया कि इस हाथ ने 31 साल एक अप्राकृतिक अवस्था में रह के व्यतीत किया हुआ है। अमेरिका और कनाडा की वो फिर टीम अपने उपकरण लेकर भारत आई। उन्होंने फिर इसका अध्ययन किया। अध्ययन के बाद वो रहस्य, क्योंकि उनके लिए रहस्य नहीं होता, उनके लिए रहस्य उनकी अज्ञानता को साबित करता है। तो उन्होंने भी इसके बारे में फिर से स्टडी किया, फिर से बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे। तो उस समय से योग की कुछ जो केंद्र हैं उन विश्वविद्यालयों में, उन यूनिवर्सिटियों में स्थापित किए गए योग के प्रयोग बहुत चल रहे हैं। दुनिया के हर देश में, हर यूनिवर्सिटी में योग के ऊपर लेकर कई तरह के अध्ययन अनुसंधान के कार्य होंगे। तो योग रहस्यमय है। योग को आप किस रूप में प्रयोग करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जिस रूप में हम प्रयोग करते हैं, जिस रूप में हम योग को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसमें ही हमारे लिए सहस्त्रों रहस्यमय परिणाम हैं। आप योग के माध्यम से अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। योग के माध्यम से आप स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। योग के माध्यम से आप पूर्व जीवन की, मैं पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा, इसी जन्म में हमें कुछ दिनों पहले की चीज़ें अब याद नहीं रहती। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको बचपन की क्या याद आवश्यकता है, तो जब तक आपके सामने घटना ना हो या उस घटना से संबंधित कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु सामने ना जाए, तब तक आप उस स्मृति में वापस नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी उसका 10 से 5% से ज़्यादा हिस्सा आप स्मरण में नहीं कर पाते। लेकिन योग के माध्यम से आप घटना की, किसी भी समय की घटना को वस्तुतः 1% के हिसाब से स्मरण कर सकते हैं, पूरी तरह उसको देख सकते हैं। और ये तो इस जन्म की बात है, इस जन्म से, क्योंकि योग और हमारी वैदिक परंपरा तो जन्म जन्म का रिश्ता मानती है कि हम पहली बार इस पृथ्वी पर नहीं हैं, हम इससे पहले भी थे। मरने के बाद भी हम किसी और जीवन में, किसी और शरीर में यहाँ पर अस्तित्व में विद्वान रहेंगे, जब तक कि हम इस आवागमन का जो चक्र है, जो संसार चक्र है, इससे परे नहीं निकल जाते, तब तक जन्म मरण का सिलसिला हमारा चलता रहता है। लेकिन हमें पिछले जन्मों का स्मरण नहीं रहता। लेकिन योग के माध्यम से हम अपने पिछले जन्मों की घटना को स्मरण कर सकते हैं। और यदि ऐसा संभव हो पाए
सामान्य जीवन में यदि ऐसा समय हो पाए तो वो चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि यदि हम वहाँ से शुरुआत करें, यहाँ हम छोड़ के आए, तो हमारे लिए वो समय बचाना सुरक्षित रहेगा, हमारे लिए आगे गति करना सहज हो जाएगा। जैसे एक बच्चा है यदि सीधे ही एमएससी में एडमिशन ले, एमएससी तक की पढ़ाई वो पिछले जन्म की अपने मन में संरक्षित लेके आए, तो उसके लिए ये 15-18 साल का जो श्रम है, एक चीज़ को दोबारा दोहराना है, सहज संभव हो पाएगा। इसी तरह यदि हम योग के माध्यम से पूर्व जीवन की घटनाओं को स्मरण कर सके या ज्ञान विज्ञान को अपने मस्तिष्क में उतार सके, तो हमारे लिए भविष्य की बहुत सारी जो घटना हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, सहज संभव हैं। जो आदमी रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, नई योजनाओं के केंद्र में हैं, तो उनके लिए तो योग की ये जो प्रक्रिया है बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मैं चलते चलते एक और बता दूं कि ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, योग के माध्यम से एक व्यक्ति को नींद में भेज दिया जाता है और नींद के माध्यम से उसको कठिन प्रश्न जो विषय हैं उनको पढ़ाया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी की रुचि मैथ में नहीं है, ये फिजिक्स में नहीं है, न्यूक्लियर साइंस समझ नहीं आती है, या जेनेटिक साइंस उसको सहजता से आत्मसात नहीं होती है, ऐसे विज्ञान के कई क्षेत्र हैं जो हमें सहजता से समझ में नहीं आते, लेकिन ऐसे विषयों को हम कम समय में ऐसी गहन निद्रा में सहजता से किसी को सिखा सकते हैं। ऐसे अध्ययन कई यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं। इसको अपने मीडिया के नाम से ज़्यादा कहा जाने लगा है। इसमें हम एक विद्यार्थी को ट्रांस की अवस्था में, ध्यान मुद्रा की अवस्था में रखते हैं और ये योग के माध्यम से संभव हो रहा है। तो योग के बहुत सारे चमत्कार हैं। यदि आप योग में रुचि रखते हैं, योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग से लाभ लेना चाहते हैं, योग के रहस्यमय संसार को समझना चाहते हैं, तो आप भी योग का अध्ययन कर सकते हैं, योग की क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आपके जीवन में योग का बहुत सारा प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। योग के माध्यम से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से लेकर जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का सहज निराकरण कर सकते हैं, अपने व्यवहार बर्ताव में बदलाव ला सकते हैं। योग के माध्यम से बीमारियों से मुक्ति पाना, बीमारियों से बाहर निकलना तो सहज संभव है। और एक बार फिर मैं कहूँ, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।